So this is lecture number 17 of organic chemistry. ठीक है, तो आइए इस लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। और जो आपको याद है कि जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने कुछ एक्सेप्शन के बारे में बात किया था। हमने देखा था कि कुछ कंपाउंड होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी हमने देखा था कि कुछ एक्सेप्शंस होते थे जिसमें अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट भी है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता था। तो ऐसे कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि पहले एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके का है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज COOH एंड दिस इज H, यहाँ OH है, H, COOH और OH। ठीक है, ये कंपाउंड है। आपको बताना है कि ये कंपाउंड और इस कंपाउंड में क्या रिलेशन है। इस कंपाउंड में क्या रिलेशन है, COH, H, OH, OH, H और COOH। सो इन दोनों कंपाउंड में हमें रिलेशन बताना है। तो ध्यान से सुनिए, देखिए ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर है, और अगर 2 कायरल सेंटर है तो हम सोच सकते हैं मीजो कंपाउंड के बारे में। अब मीजो कंपाउंड का आप बेसिकली डेफिनेशन याद करिए कि मीजो कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते थे। देखिए, मीजो कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते थे, ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 कायरल सेंटर हो और उनमें सिमेट्री प्रेजेंट हो, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखिए इसमें POS प्रेजेंट है, और अगर इसमें POS प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड मीजो होगा। लेकिन आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, हम देख के आंसर, मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मीजो है, इनैंशियोमर है, आप देख के आंसर तभी लगाइएगा जब वर्टिकल लाइन पे वैलेंसी सेम हो। देखिए इस वर्टिकल लाइन पे वैलेंसी है COOH और यहाँ पे है COH, लेकिन इस वर्टिकल लाइन पे वैलेंसी है COOH और एक है H, तो हम यहाँ देख के नहीं बता सकते। सो इन दोनों में वर्टिकल लाइन पे जो वैलेंसी है वो अलग अलग है। तो पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको ब्रह्मास्त्र बताया था कि एक ग्रुप को फिक्स करके बाकी तीनों को रोटेट करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। तो आप इस ग्रुप को फिक्स करिए, इसको यहाँ लेके आइए, इसको यहाँ लेके आइए और OH को यहाँ लेके आइए, तो कॉन्फ़िगरेशन आपका कैसे बनेगा। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा, COH यहाँ आएगा, ये H यहाँ जाएगा, ये OH यहाँ जाएगा, और पहले से H और OH था। तो अब आप देखिए, क्या ये कंपाउंड इस कंपाउंड के इक्वल है, यानी कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं आइडेंटिकल हैं। और ये भी कंपाउंड देखिए मीजो है, क्योंकि इसमें 2 कायरल सेंटर है और 2 कायरल सेंटर के साथ साथ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो दिस इज ऑल्सो मीजो कंपाउंड। तो ये भी मीजो, ये जो मीजो, लेकिन इन दोनों में रिलेशन है कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मान लीजिए एक कंपाउंड A है और एक कंपाउंड B है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर A कंपाउंड उसका कॉन्फ़िगरेशन R है और B कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन S है, तो आप बोलिएगा कि ये दोनों कंपाउंड आपस में इनैंशियोमर होंगे, ये दोनों कंपाउंड आपस में इनैंशियोमर होंगे। इनैंशियोमर बेसिकली क्यों होगा, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, इसका कॉन्फ़िगरेशन S है, तो ये दोनों R और S एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। इसीलिए कहीं पे अगर आपको एक कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन R दिखे, दूसरे का S दिखे, तो हम उस कंपाउंड में रिलेशन बताएंगे कि वो दोनों इनैंशियोमर होता है। जैसे अगर कहीं आपको RR और SS दिखे, तो ये भी इनैंशियोमर ही होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए,
इसमें बोला है कि कंपाउंड ए का कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है, कंपाउंड बी का कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, और पूछा है रिलेशन बिटवीन कंपाउंड ए एंड बी कब, जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो। तो देखिए, अगर ए कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन आर है, बी का एस है, तो ये दोनों आपस में इनैंशियोमर होंगे, क्योंकि आर और एस दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। अगर आर आर है ये कंपाउंड में, ये कंपाउंड आर आर कैसे होगा कि बेसिकली इस कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर होगा और दोनों कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन आर आर होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन आर आर है, इस कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन एस एस है, तब भी ये दोनों कंपाउंड आपस में इनैंशियोमर होंगे। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड आर एस है, ये कंपाउंड एस आर है, तो एक आप ऐसे देखिए, इधर आर है, इधर एस है, इधर एस है, इधर आर है, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो इनैंशियोमर होगा, क्योंकि सिमेट्री इसमें एब्सेंट होगा। सिमेट्री अगर एब्सेंट है तब इनैंशियोमर होगा। अगर एक कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन आर एस है, दूसरे का एस आर है, अगर इसमें सिमेट्री एब्सेंट है तब इसको बोलते हैं इनैंशियोमर। लेकिन अगर ऐसा हो गया आर एस एस आर, लेकिन अब सिमेट्री प्रेजेंट है, इफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, तो इनको हम बोलेंगे आइडेंटिकल या होमो कंपाउंड, और इसको मीजो भी बुलाएंगे। जैसे कि इस कंपाउंड में हम देख रहे थे, कि ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक ग्रुप को फिक्स करके 3 को रोटेट करके, तो हमने देखा कि ये दोनों कंपाउंड आपस में आइडेंटिकल हैं पर मीजो जरूर है। तो सिमिलरली आर एस और एस आर है और दोनों सिमेट्रिकल, इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये आइडेंटिकल होंगे पर मीजो जरूर होंगे। लेकिन अगर आर आर है और आर एस है तो ये मिरर इमेज ही नहीं है, तो ये डायस्टीरियोमर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे DL कॉन्फ़िगरेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे, DL कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो सुनिए क्या है DL कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहली बात, तो DL कॉन्फ़िगरेशन को हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ऑल्सो नोन एज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बुलाते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, जो DL कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली इसको हम यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के कंपाउंड्स में। इसको बोलते हैं कि यूज्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड कंपाउंड्स पे DL कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, और ध्यान से सुनिए, DL कॉन्फ़िगरेशन का जो बेसिक यूनिट होता है, सिंस हमने बोला कि इसको हम यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए और साथ ही साथ अमीनो एसिड के कंपाउंड के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट में जो DL कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक यूनिट होता है उसको बोलते हैं डी ग्लीसरल एल्डिहाइड। बेसिक यूनिट है ये कार्बोहाइड्रेट का। अमीनो एसिड में होगा एल सीरीन, ये बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। DL कॉन्फ़िगरेशन को हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी बुलाते हैं, ऑल्सो नोन एज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, DL कॉन्फ़िगरेशन जनरली एप्लीकेबल फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड केमिस्ट्री, मतलब DL कॉन्फ़िगरेशन जो है हम कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के कंपाउंड्स में यूज करेंगे उस कॉन्फ़िगरेशन को। और बेसिक यूनिट ऑफ DL कॉन्फ़िगरेशन इज डी ग्लिसरल एल्डिहाइड फॉर कार्बोहाइड्रेट और एल सीरीन फॉर अमीनो एसिड, तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे DL कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का रूल क्या है। तो रूल सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। DL कॉन्फ़िगरेशन में पहले फिशर प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये है फिशर प्रोजेक्शन। अच्छा ध्यान से सुनिए, फिशर प्रोजेक्शन में ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, बहुत बढ़िया। ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ध्यान से रखिए, ध्यान से सुनिए। जो DL कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा, जैसे कि ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप की बात कर रहे हैं, जैसे कि COOH हो गया, फिर CHO हो गया, तो इन सब ग्रुप को हम वर्टिकल लाइन पे टॉप या नियरेस्ट टू टॉप रखेंगे। ये पहला रूल है,
कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप जैसे कि COOH, CHO, इसको शुड बी प्रेजेंट एट टॉप और नियरेस्ट टू टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन इन फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। लेकिन जैसे कि CH2OH है, CH2OH है, फिर अल्काइल ग्रुप है, ये क्या होना चाहिए, ये बॉटम पे प्रेजेंट होना चाहिए, वर्टिकल लाइन के बॉटम पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो वर्टिकल लाइन के टॉप पे यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप जैसे कि COOH और CHO, और बॉटम पे कौन प्रेजेंट होगा, CH2OH और अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो इस दोनों पॉइंट को भी लिख लेते हैं। सो रूल्स फॉर DL कॉन्फ़िगरेशन, पहला रूल सुनिए, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप यानी कि COOH या CHO ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट टॉप और नियरेस्ट टू टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन इन फिशर प्रोजेक्शन, बहुत बढ़िया। एंड CH2 और अल्काइल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन बॉटम लाइन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। जैसे ये देखिए हमने एक फिशर प्रोजेक्शन बनाया है, तो फिशर प्रोजेक्शन के टॉप पे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप को हम प्लेस करेंगे और बॉटम में या तो अल्काइल ग्रुप या CH2OH को हम करेंगे। अच्छा, जब आपने ये कर दिया, जब आपने ऐसा सेटिंग कर दिया, ऐसा पोजीशन बैठाया ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप का और इस ग्रुप का, तब आप ध्यान से सुनिए, तब आप लास्ट कायरल कार्बन चूज करिएगा। ये करने के बाद आप लास्ट कायरल कार्बन चूज करिएगा। मान लीजिए इसमें एक ही कायरल है तो इसको चूज करेंगे। अब इस लास्ट कायरल कार्बन पे अगर OH ग्रुप, ध्यान से सुनिएगा, अगर OH ग्रुप या NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड पे है, कहाँ है, राइट हैंड साइड पे, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम D कॉन्फ़िगरेशन बुलाएंगे। लेकिन लास्ट कायरल पे OH ग्रुप या NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम L कॉन्फ़िगरेशन बुलाएंगे। तो क्या बोला है मैंने, ध्यान से इसको लिख लेते हैं। सो रूल क्या है कि अगर लास्ट कायरल कार्बन ये सेटिंग, ये पोजीशन स्टेब्लिश करने के बाद आप लास्ट कायरल एटम चूज करिएगा, फाइंड करिएगा। सिंस यहाँ एक ही कायरल है तो हम इसी को लास्ट कायरल कार्बन मानेंगे। अब लास्ट कायरल कार्बन पे अगर OH या NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड पे है तो उसको D कॉन्फ़िगरेशन बुलाएंगे, और अगर OH और NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसको L कॉन्फ़िगरेशन बुलाएंगे। जैसे एग्जांपल करके बताते हैं। जैसे बोला कि आपके पास ग्लिसरल एल्डिहाइड है और उसका आप D और L कॉन्फ़िगरेशन बना के बताइए। तो आपको क्वेश्चन में दिया है ग्लिसरल एल्डिहाइड है, ग्लिसरल एल्डिहाइड है, इसका कॉन्फ़िगरेशन D और L कॉन्फ़िगरेशन बना के बताइए। पहले तो ग्लिसरल एल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो ग्लिसरल एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHOH CH2OH और इधर होता है CHO ग्रुप, ठीक है। ये है ग्लिसरल एल्डिहाइड, ये है ग्लिसरल एल्डिहाइड। अच्छा, अब देखिए ये है आपका कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर एक ही है तो फिशर प्रोजेक्शन में हम कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक ही कायरल कार्बन पे एक ही कायरल कार्बन है। अच्छा, ध्यान से सुनिए, रूल क्या कहता था कि जो टॉप पोजीशन होगा यहाँ पे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप को प्लेस करेंगे, जैसे COOH और CHO। तो देखिए CHO को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, और जो CH2OH है या अल्काइल ग्रुप है उसको बॉटम पे रखेंगे, तो इसको बॉटम पे रख दिए। तो देखिए ये ग्रुप का काम खत्म, इस ग्रुप का काम खत्म। अब बचा H और OH, तो आप H और OH ऐसे लगा सकते हैं और एक बार H और OH आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब जब एक बार आपने फिशर प्रोजेक्शन पे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप और एल्काइल और CH2 ग्रुप को प्लेस कर दिया, अब आप कायरल सेंटर ढूंढिए, लास्ट कायरल सेंटर। सिंस इसमें एक ही कायरल सेंटर है तो इसी को चूज कर लिया हमने। अब रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास लास्ट कायरल सेंटर पे OH अगर या NH2 अगर राइट हैंड साइड पे है तो इसको D कॉन्फ़िगरेशन बुलाएंगे, और अगर OH या तो ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक तो ऐसे लिख दिया हमने इस ग्रुप को, एक ऐसे लिख दिया। अब लास्ट कायरल सेंटर पे OH या
NH2 अगर लेफ्ट हैंड साइड पे तो इसको L कॉन्फ़िगरेशन बुलाएंगे, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा डी ग्लिसरल एल्डिहाइड और इसका नाम हो जाएगा L ग्लिसरल एल्डिहाइड। और ध्यान से सुनिएगा हमेशा कि D और L कॉन्फ़िगरेशन आपस में इनैंशियोमर होते हैं, इनैंशियोमर होते हैं। D और L कॉन्फ़िगरेशन आपस में इनैंशियोमर होते हैं एक दूसरे के। तो इसको ग्लिसरल एल्डिहाइड था, इसका हमने मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप पे रख करके CH2OH को नीचे रख करके OH एक बार लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में बनाया और OH एक बार लेफ्ट हैंड साइड में बनाया। इसको डी ग्लिसरल एल्डिहाइड बोलेंगे, इसको L ग्लिसरल एल्डिहाइड बनेंगे। और D और L आपस में इनैंशियोमर होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है, आपके पास ये ग्रुप है RCH और यहाँ पे है NH2 और आपको बोला है कि R के जगह पे यानी कि एल्काइल के जगह पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है। तो ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन को आप अल्फा कार्बन बुलाइएगा, ठीक है। अल्फा अमीनो एसिड है, ये है अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें अमाइन ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप है तो इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। अब R की जगह अगर CH3 है तो इस अमीनो एसिड को बुलाते हैं एलेनिन। क्या बुलाते हैं? एलेनिन। तो ये याद रखिएगा, इसको बुलाते हैं एलेनिन। अब सुनिए, अब इसका आपको डी एलेनिन और एल एलेनिन बनाना है। तो क्या करिएगा, एक ही कार्बन है तो आप फिशर प्रोजेक्शन में एक कार्बन जिस पे कायरल सेंटर है वो डिनोट कर दिया आपने। अच्छा, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप यानी कि COOH इसको टॉप पे रखेंगे और जो लेस ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है जैसे कि CH3 इसको हम बॉटम पे रखेंगे। रख दिया तो ये ग्रुप खत्म, बाकी बचा H और NH2। तो एक बार तो हम इसको H और NH2 को ऐसे लिख सकते हैं और एक बार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। और ये कायरल सेंटर। अच्छा, एक बार जब आपने ये पोजीशन स्टेब्लिश कर दिया तो अब आप ढूंढिएगा लास्ट कायरल सेंटर। सिंस एक ही कायरल कार्बन है तो हम इसी को मानेंगे लास्ट कायरल सेंटर। इसमें देखिए, अगर OH या NH2 राइट हैंड साइड पे है तो इसको D कॉन्फ़िगरेशन, और अगर OH या NH2 लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको L कॉन्फ़िगरेशन, और सिंस ये एलेनिन था तो इसको बुलाएंगे D एलेनिन और इसको बुलाएंगे L एलेनिन। तो आपको समझ में आया। अच्छा, मान लीजिए इसको तो बुलाते हैं हम एलेनिन। मान लीजिए आपको बोला कि आपके पास ये कंपाउंड है CH COOH और इधर है NH2, ऐसा लिख के दिया और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप डाल के दे दिया ऐसे, और आपको बोला कि इस अमीनो एसिड का नाम बताइए। तो ध्यान से रखिएगा, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपको V जैसा दिख रहा होगा। तो V जैसा दिख रहा है तो ये है वेलिन, ये है वेलिन। तो ये ट्रिक है याद करने का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे वो है ग्लूकोज का D फॉर्म और ग्लूकोज का L फॉर्म। तो पहले मैं आपको ग्लूकोज बना के दिखाता हूँ, है ना। ग्लूकोज बना के दिखाते हैं आपको, फिर उसका D और L फॉर्म डिस्कस करेंगे। तो ग्लूकोज में टॉप पे CHO ग्रुप होता है, आप याद रखिएगा कैसे बना रहे हैं, है ना। नीचे होता है CH2OH और ये है OH, ये है H। अब ध्यान से सुनिए, ये है पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। जो आप थर्ड कार्बन बनाइएगा उस पर OH और H रिवर्स होता है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तो थर्ड कार्बन पे OH और H रिवर्स होता है, बाकी ये ऐसे ही बनेगा, OH इधर OH इधर। तो ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसमें एक चीज़ पॉइंट वाली बात है कि थर्ड कार्बन पे OH और H रिवर्स होता है। डन। अच्छा, अब सुनिए, अब इस ग्लूकोज को आप D और L फॉर्म लिखिए, ठीक है। इसमें देखिए, ये पहला कायरल सेंटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये लास्ट कायरल सेंटर। तो लास्ट कायरल सेंटर ये रहा। अब इस लास्ट कायरल सेंटर पे OH है राइट हैंड साइड में, तो इसको बुलाएंगे D ग्लूकोज, D ग्लूकोज, ठीक है। D ग्लूकोज बुलाए। अब आपको बोला कि इसका L ग्लूकोज बनाइए। तो L ग्लूकोज बनाने के लिए आप सिर्फ लास्ट कायरल सेंटर पे OH को नहीं इधर कर सकते, आप पूरे मॉलिक्यूल को L ग्लूकोज बनाने के लिए पूरे मॉलिक्यूल में आप मिरर इमेज लगाइए। मिरर इमेज लगाइएगा तो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। ये CHO
मिरर इमेज लगाइएगा तो यहाँ OH आएगा, यहाँ H आएगा, फिर ये यहाँ ऐसे आएगा H और OH, फिर ये आएगा OH और H, और फिर ये आएगा OH और H, और नीचे आएगा आपका CH2OH। तो अब देखिए आप लास्ट कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये है एल ग्लूकोज। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब आप D और L फॉर्म बनाइएगा तो सिर्फ लास्ट कायरल ही नहीं चेंज होगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इधर से उधर होगा। ये क्वेश्चन पूछा था IIT में। और ये L ग्लूकोज और D ग्लूकोज आपस में इनैंशियोमर होंगे, इनैंशियोमर होंगे आपस में, ठीक है। तो ये है D ग्लूकोज और L ग्लूकोज। अब हम बनाएंगे D फ्रक्टोज एंड L फ्रक्टोज। सो पहले तो हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। तो ये है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिएगा कैसे बना रहे हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। CH2OH और इधर है H, OH, OH, H, OH, H एंड इधर होगा CH2OH, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, ये है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ये है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में आप देखिए, ये पहला कार्बन कायरल सेंटर, ये दूसरा कायरल सेंटर, ये तीसरा कायरल सेंटर। लास्ट कायरल सेंटर पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, तो ये होगा D फ्रक्टोज। अब आपको L फ्रक्टोज बनाने के लिए मिरर लगाना पड़ेगा, और जब आप मिरर लगाइएगा तो पूरा मॉलिक्यूल चेंज होगा। तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, CH2OH, इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, और इधर होगा CH2OH। तो देखिए लास्ट कायरल सेंटर पे OH लेफ्ट हैंड साइड में तो होगा, तो ये होगा L फ्रक्टोज। तो आप ये याद रखिएगा, जब भी हम D और L फ्रक्टोज बनाएंगे तो आप पूरा मिरर लगा करके पूरा मॉलिक्यूल इन्वर्ट करिएगा। ये नहीं कि हम सिर्फ लास्ट कायरल सेंटर को इन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो नीट 2016 में आया था। सो ये है क्वेश्चन नंबर 13 जो नीट 2016 में आया था। क्वेश्चन पढ़िए, द करेक्ट करस्पॉन्डिंग ऑर्डर नेम्स ऑफ 4 एल्डोजेज विथ कॉन्फ़िगरेशन गिवन बिलो। यानी कि आपको 4 कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और आपको बताना है कि इनका नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप ऑप्शन चेक करिए, इसमें इरिथ्रोज लिखा हुआ है, इरिथ्रोज और थ्रियोज। तो इरिथ्रोज और थ्रियोज कैसे डिफाइन करते हैं ये आपको पता होना चाहिए था। अच्छा, इरिथ्रोज में क्या होता है, दोनों OH ग्रुप अगर सेम साइड में तो उसको इरिथ्रोज बुलाते हैं, और अगर एक OH ग्रुप और दूसरा OH ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे तो इसको बुलाते हैं थ्रियोज। ये आपको समझ में आया। अच्छा, अब D और लगाइए, यानी कि दोनों OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में है उसको बुलाते हैं इरिथ्रोज, अगर OH ग्रुप अपोजिट साइड में तो उसको बुलाते हैं थ्रियोज। अच्छा, अब D और L लगाना है तो आप लास्ट कायरल चूज करिए, लास्ट कायरल सेंटर चूज करिए। देखिए सब में ये लास्ट कायरल सेंटर है। इस लास्ट कायरल सेंटर पे देखिए OH राइट हैंड साइड में है तो ये होगा D इरिथ्रोज, ठीक है। इसमें देखिए OH राइट हैंड साइड पे है तो ये होगा D थ्रियोज। फिर इसमें देखिए OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये होगा L एरिथ्रियोज, क्योंकि OH ग्रुप दोनों ही एक साइड में है। और इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है लास्ट कायरल ग्रुप पे OH, तो इसको बुलाएंगे L थ्रियोज, क्योंकि OH अपोजिट ग्रुप में है। तो ये देखिए D एरिथ्रोज हो गया, ये D थ्रियोज हो गया, ये L एरिथ्रोज हो गया, और ये L थ्रियोज हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। आया समझ में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, आपको ये मॉलिक्यूल लिख के दिया है CHOH, CH2OH और इधर है OH, और आपको बोला है कि इसका D और L कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के बताइए। क्या बताइए? D और L कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए। पहले तो आप देखिए कि D और L कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो वर्टिकल लाइन है उस पे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होना चाहिए अप,
मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप मतलब CHO और COOH अप होना चाहिए और CH2 ग्रुप नीचे होना चाहिए, पर CH2 ग्रुप अभी नहीं है। तो आप ब्रह्मास्त्र याद करिए कि एक ग्रुप को फिक्स करके अगर तीनों ग्रुप को हम मूव करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आता। तो आप इसको मूव करके चेक करिए। तो ये आ गया CHO, ये CH2O नीचे आया, CH2OH नीचे आया, ये H यहाँ गया और ये OH यहाँ आया, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऐसा बना। अभी भी कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो पहले अगर आपको ऐसा दिखे तो DL कॉन्फ़िगरेशन आप याद करके आप ये सोचिएगा कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप ऊपर होना चाहिए और CH2 और अल्काइल ग्रुप नीचे होना चाहिए। आप ऐसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट कायरल सेंटर पे OH राइट हैंड साइड में है तो इसको D बुलाएंगे कॉन्फ़िगरेशन। डन। जैसे आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया है कि वर्टिकल लाइन पे ऊपर OH है, नीचे CH2OH है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे इधर CHO है। तो आपको बताना है ये कौन सा फॉर्म है। तो पहले हम मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप को टॉप पे लेके आएंगे और CH2 तो नीचे ऑलरेडी है, तो इसको इधर शिफ्ट किए, इसको इधर शिफ्ट किए और इसको इधर शिफ्ट करते हैं। तो कैसा बनेगा, CHO ऊपर आया, CHO ऊपर आया, OH इधर गया, OH इधर आया, H इधर आया, H इधर, तो CH2OH पहले से नीचे था। अब देखिए लास्ट कायरल सेंटर पे OH लेफ्ट हैंड साइड है तो ये L ग्रुप होगा, ठीक है। अच्छा फिर इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्टिकल लाइन पे ऊपर CH2OH है और नीचे CHO है, पर रूल के अकॉर्डिंग CHO ऊपर होना चाहिए। तो आप क्या करिएगा, इस मॉलिक्यूल को प्लेन के अंदर ही 180 डिग्री रोटेट करिएगा। तो आपको ब्रह्मास्त्र याद है कि 180 डिग्री प्लेन ऑफ पेपर में रोटेट करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। तो 180 डिग्री रोटेट किए प्लेन ऑफ पेपर में तो CHO ऊपर आया, CH2 नीचे आया, ये OH इधर आ गया, ये H। तो अब देखिए OH लास्ट कायरल सेंटर पे OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन L होगा। 4 नंबर में देखिए ऑलरेडी मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ऊपर है, CH2OH नीचे है, लास्ट कायरल सेंटर पे OH राइट हैंड साइड में तो D कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्वेश्चन एम्स में आया था, ध्यान से देखिए। इसमें देखिए COOH ऊपर है, NH2 नीचे है और CH2 हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप तो ऊपर है पर हमको CH2OH को नीचे लाना है। तो वापस से आप शिफ्ट करिए, CH2 को इधर, OH को इधर, NH2 को इधर, H को इधर। तो क्या बनेगा, CH2OH नीचे आ गया, NH2 इधर आ गया। तो देखिए NH2 लास्ट कायरल सेंटर पे लेफ्ट साइड में है तो इसको बोलते हैं L सीरीन। तो ये एम्स में आया हुआ है। अब एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखिए, जब हम सुक्रोज लेते हैं, ठीक है, और सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस सुक्रोज का। तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से एक तो आपके पास बनता है ग्लूकोज और साथ में बनता है फ्रक्टोज। तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से एक आपके पास बना ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज, ठीक है। ये जो ग्लूकोज आपका बनता है ये बनता है डी ग्लूकोज और प्लस फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। डी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है डी फ्रक्टोज और नेगेटिव में। अब इसका क्या मतलब है ये सुनिए। पहली बात तो ये जो डी है इसका क्या मतलब समझते हैं, इसका ये तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, जो DL कॉन्फ़िगरेशन अभी हम पढ़ के आए हैं। ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, स्मॉल d। ये नेगेटिव का मतलब क्या है, स्मॉल l। इसका क्या मतलब है, हाँ हमने पढ़ा था D मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, L मतलब लीवो रोटेटरी। मतलब D मतलब ग्लूकोज PPL को इधर रोटेट करेगा, L मतलब फ्रक्टोज PPL को इधर रोटेट करेगा, इसलिए D और L। और ये प्रैक्टिकली हम D और L कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो D का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी और L का मतलब लीवो रोटेटरी, इसीलिए इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोज। क्या बुलाते हैं, डेक्स्ट्रोज शुगर। इसलिए D प्लस ग्लूकोज को हम डेक्स्ट्रोज शुगर बुलाते हैं और D माइनस फ्रक्टोज को हम लीवोलोज बुलाते हैं, लेवलोज बुलाते हैं। ये याद रखिएगा, इसको लेवलोज बुलाते हैं, ठीक है। तो
ग्लूकोज भी डी हो सकता है और फ्रक्टोज भी डी हो सकता है। और प्लस मतलब स्मॉल डी, माइनस मतलब स्मॉल है, जो बताता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी को। डन। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल केस के बारे में जो हमने पहले के क्लास में छोड़ा था, है ना। तो स्पेशल केस के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, सुनिए स्पेशल केस। एक्चुअली में क्या होता है, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कायरल सेंटर नहीं होता है, यानी कि कायरल सेंटर एब्सेंट होता है। ठीक है, कायरल सेंटर एब्सेंट होता है, बट स्टिल ये कंपाउंड कायरल होते हैं। कायरल सेंटर एब्सेंट है पर कंपाउंड पूरा कायरल होता है, और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें POS एंड COS दोनों एब्सेंट होते हैं, बोथ एब्सेंट होते हैं। तो स्पेशल केस में हम यही पढ़ेंगे कि कुछ कंपाउंड होते हैं जिसमें कायरल सेंटर तो एब्सेंट होता है, कि फ्यू कंपाउंड्स डोंट हैव कायरल सेंटर, बट पूरा का पूरा कंपाउंड कायरल हो सकता है, और पूरा का पूरा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि उसमें POS और COS दोनों एब्सेंट है। तो इसको लिख लेते हैं पहले। सो स्पेशल केस में हम पढ़ेंगे कि फ्यू कंपाउंड्स डोंट हैव कायरल सेंटर बट स्टिल दे आर कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ POS एंड COS बोथ। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। जैसे पहला है क्यूमिलीन। क्या है, क्यूमिलीन। क्यूमिलीन या इसको क्यूमिलेटेड पॉलीइन भी बुलाते हैं, क्यूमिलेटेड पॉलीइन। पॉलीइन का मतलब इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा ऐसे कंपाउंड में, या इसको हम अलीन भी बुलाते हैं, अलीन भी बुलाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूँ, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C XY। तो इसमें देखिए एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, तो इसको बुलाते हैं क्यूमुलेटेड पॉलीइन और अलीन। अच्छा, ये जो सिस्टम है इसको अलीन सिस्टम बुलाते हैं। और अलीन सिस्टम पे देखिए टर्मिनल कार्बन पे आपको दो डिफरेंट ग्रुप दिख रहा होगा। तो इस सब्स्टिट्यूटेड अलीन में कायरल सेंटर नहीं होता है, कायरल सेंटर एब्सेंट होता है, कायरल सेंटर नहीं होता है, पर फिर भी ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा कंपाउंड कायरल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। पहला एग्जांपल स्पेशल केस में क्यूमिलीन और क्यूमुलेटेड पॉलीन, जिसको एलीन भी बुलाते हैं। तो सब्स्टिट्यूटेड एलीन, ये सिस्टम एलीन कहलाता है। तो सब्स्टिट्यूटेड एलीन डज नॉट हैव कायरल सेंटर बट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू कायरल मॉलिक्यूल। अच्छा, ये ऑप्टिकली एक्टिव और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इसके पीछे का पूरा अंडरस्टैंडिंग है 3D कॉन्सेप्ट में, उसके ऊपर नहीं बात करते हैं हम, तो सीधा ट्रिक बात करते हैं। अगर आपको क्यूमुलेटेड या क्यूमुलीन या क्यूमुलेटेड पॉलीइन या एलीन सिस्टम दिख गया तो आप इसमें दो ट्रिक लगाइएगा। क्या है दो ट्रिक, ध्यान से सुनिएगा। एक तो आप याद रखिएगा डॉग, और एक आप याद रखिएगा डीओ। अच्छा ध्यान से सुनिए, अगर आपको क्यूमुलेटेड सिस्टम के टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप मिल गया, डी मतलब डिफरेंट ग्रुप मिल गया, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑड डबल बॉन्ड यानी कि 1, 3, 5 ऐसे मिल गया, तो ये कंपाउंड सिर्फ GI शो करेगा। अब देखिए, अगर टर्मिनल कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, डिफरेंट वैलेंसी या ग्रुप, और डबल बॉन्ड इवन नंबर में है, किसमें है, इवन नंबर में है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये आपको याद रखना है, डॉग और डीओ। कैसे ध्यान से सुनिए एक एग्जांपल। जैसे C डबल बॉन्ड C, इधर है F, इधर है क्लोरीन,
इधर है F, इधर है क्लोरीन, ठीक है। अच्छा, टर्मिनल कार्बन पहले ढूंढिए, ये टर्मिनल कार्बन हुआ, दोनों अलग अलग ग्रुप, तो D लिख दिए। कितने डबल बॉन्ड हैं? 2 डबल बॉन्ड हैं, यानी इवन डबल बॉन्ड है, और DE है तो हम DO लगाएंगे ट्रिक, तो यानी कि ये कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक और सुनिए, जैसे ये देखिए, ये देखिए, इधर है F, इधर है Cl, इधर है F, इधर है Cl। अब देखिए टर्मिनल कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप, यानी कि पहले आप D लिख दीजिए, फिर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 2 3, यानी कि ऑड डबल बॉन्ड है तो आप डॉग लिखिएगा, तो G मतलब ये सिर्फ और सिर्फ GI शो करेगा। बस ये ट्रिक याद रखना है, डॉग और DO। क्या डॉग और DO क्या बताता है कि क्यूमिलिन या क्यूमुलेटेड पॉलीइन में कौन GI शो करेगा, कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बस। सिमिलरली ये ट्रिक स्पाइरो कंपाउंड में भी एप्लीकेबल है। स्पाइरो कंपाउंड, अब पहली बात तो स्पाइरो कंपाउंड क्या होता है? स्पाइरो कंपाउंड में क्या होता है, दो रिंग अगर एक सिंगल एटम से जुड़ा हुआ है तो ऐसे कंपाउंड को हम स्पाइरो कंपाउंड बुलाते हैं। कैसे? जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, देखिए 2 रिंग एक सिंगल एटम से जुड़ा है तो उसको स्पाइरो कंपाउंड बुलाते हैं। तो अगर आपको स्पाइरो कंपाउंड दिया तो आप पहले क्या करिएगा, स्पाइरो कंपाउंड के टर्मिनल एटम पे आप 2 अगर डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो आप पहले D लिखिएगा, यानी डिफरेंट ग्रुप अटैच है। फिर आप चेक करिएगा कितना रिंग है इसमें देखिए 2 रिंग है, मतलब इवन रिंग है, तो हम इसमें DO वाला ट्रिक लगाएंगे, यानी कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। खत्म। समझ में आया आपको? हम लिख सकते हैं स्पाइरो कंपाउंड में अगर नंबर ऑफ रिंग ऑड है और टर्मिनल कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो डिफरेंट ग्रुप ऑड रिंग है तो इसको डॉग ट्रिक से याद करेंगे, यानी ये स्पाइरो कंपाउंड GI शो करेगा। अगर डिफरेंट ग्रुप है, इवन नंबर ऑफ रिंग है, तो हम DO फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि ये स्पाइरो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अब देखिए समरी क्या कहता है। यहाँ पे हम देखे हैं कि टर्मिनल कार्बन पे जो 2 ग्रुप है वो या तो सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ रिंग स्पाइरो कंपाउंड के लिए, या डबल बॉन्ड या रिंग, इसके बारे में बात करते हैं और रिजल्ट क्या होगा। अगर दोनों ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे सेम हो गया तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि नो GI नो OI शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होगा, GI भी शो नहीं करेगा। अगर डिफरेंट हुए और अगर ऑड हुआ तो डॉग ट्रिक लगाएंगे तो GI होगा सिर्फ। डिफरेंट हुए इवन लगाएंगे ट्रिक, इवन है ये या तो डबल बॉन्ड इवन होगा या नंबर ऑफ रिंग इवन होगा या डबल बॉन्ड रिंग इवन होगा, तो हम DO ट्रिक लगाएंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कि कायरल मॉलिक्यूल होगा। जैसे अब कुछ एग्जांपल्स हैं। फाइंड GI या ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। पहले तो इसमें देखिए, इसमें टर्मिनल कार्बन पे 2 सेम ग्रुप हैं तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। इसमें देखिए, इसमें एक ही रिंग पे ये 2 sp3, एटलीस्ट 2 sp3 ग्रुप, और दोनों sp3 ग्रुप पे 2 डिफरेंट एटम, तो ये GI शो करेगा। याद आया आपको साइक्लो एल्केन में कैसे GI निकालते हैं? ठीक है, इस कंपाउंड में देखिए, ये आपको क्यूमुलेटेड पॉलीइन दिख रहा है, इस पे टर्मिनल कार्बन पे देखिए 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप 1 2 इवन नंबर ऑफ, तो यहाँ DO ट्रिक लगाएंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर इसमें देखिए 1 2 स्पाइरो कंपाउंड दिख रहा है, स्पाइरो कंपाउंड, टर्मिनल ग्रुप पे डिफरेंट एटम, इवन नंबर ऑफ रिंग, ऑप्टिकली एक्टिव, डन। इसमें देखिए टर्मिनल कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो डॉग ट्रिक लगाएंगे तो GI इसमें सिर्फ होगा। सिमिलरली इसमें देखिए टर्मिनल ग्रुप पे 2 सेम एटम, यानी दोनों हाइड्रोजन ऐसे है, तो इसमें तो सेम ही ग्रुप है तो इसमें तो यूज ही नहीं करेंगे। फिर इसमें देखिए आप टर्मिनल ग्रुप पे 2 डिफरेंट एटम 1 2 3, यानी कि ऑड नंबर ऑफ रिंग, डिफरेंट एटम, डॉग ट्रिक लगाएंगे तो ये सिर्फ GI शो करेगा। फिर इसमें देखिए ये मिथाइल सेम हो गया तो इसमें कुछ भी बात नहीं करेंगे। फिर आप इस सिस्टम को देखिए,
इसमें देखिए टर्मिनल कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप है और एक रिंग है, एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ इवन है, तो इवन मतलब है कि हम डिओ ट्रिक लगाएंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब आप नेक्स्ट देखिए इस कंपाउंड को। इस कंपाउंड में क्या है, टर्मिनल कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप और 1 2 3 ऑड हैं, तो डॉग ट्रिक लगाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ GI शो करेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसको हम अब वापस से लिख के दिखाते हैं। तो ये एग्जाम्पल ये है, ये डबल बॉन्ड, इससे है MEH, यहाँ है मिथाइल ग्रुप एड्रेस। तो आपको बताना है कि ये क्या शो करेगा। पहले तो ध्यान से सुनिए, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये GI शो करेगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के इधर दो डिफरेंट ग्रुप है और इधर दो डिफरेंट ग्रुप है। देखिए, तो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये GI शो करेगा, ठीक है। फिर देखिए ये है sp3 कार्बन, एटलीस्ट 2 sp3 कार्बन होना चाहिए, तो वो नहीं लगेगा। तो इसमें डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में GI शो होगा, दैट्स इट।